Good afternoon, students. Good afternoon, sir. Good afternoon. Good afternoon, sir. Good afternoon, sir. Good afternoon. Good afternoon, sir. Good afternoon. डाउट्स नहीं भेजे किसी ने? BB1 में आए। C3, C6, B1, C1, C5, D4, D11 इतने डाउट से ओके चलो क्या सबने होमवर्क कर लिया था? Yes, sir. So first is B1. A motor car covers 1/3 part of total distance with 10 km per hour. Next 1/3 with 20 km per hour, and next 1/3 is 60 km per hour. What is the average speed of the car? बताया था ना, जब डिस्टेंस इक्वल डिवाइडेड हो तो कौन सा मीन निकालते हैं? अरिथमेटिक मीन या ज्योमेट्रिक मीन? कौन सा मीन निकालते हैं? Arithmetic mean. ज्योमेट्रिक मीन निकालते हैं। अरिथमेटिक जब टाइम इंटरवल इक्वल हो तब निकालते हैं। तो ज्योमेट्रिक मीन कैसे निकालेंगे इसका? एवरेज स्पीड का ये होगा 3/1/v1 प्लस 1/v2 प्लस 1/v3। तो 3/1/v1 कितना? v1 कितना है 10, तो 1/10 प्लस 1/20 प्लस 1/60। ये सॉल्व कर लो, आंसर आ जाएगा 18 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, इसके बाद v1 के बाद c1। A particle is moving with velocity 5 meter per towards its velocity changes to। ये तो क्लास में करवाया हुआ क्वेश्चन है, क्लास में करवाया ना क्वेश्चन तो नहीं किया था क्या? अरे बोलो ना, क्लास में करवाया नहीं करवाया क्वेश्चन C1 वाला? तो फिर क्लास वाला क्वेश्चन में क्यों पूछ रहे हो? क्लास में चेक करो, क्लास के नोट्स में C1 के बाद C3। A particle is velocity given by C3 क्या है? एक पार्टिकल की वेलोसिटी है v is equal to 20 plus 0.1 t square। Then it has uniform acceleration, non-uniform acceleration हमें पता करना है। तो इसको डिफरेंशिएट करो, तो डिफरेंशिएट करूंगा तो एक्सेलरेशन आएगा v is a function of time t है, क्योंकि तो dv/dt क्या होता है एक्सेलरेशन कितना आएगा? 20 का डिफरेंशिएशन होगा 0, t स्क्वायर का होगा 2t, तो ये आएगा 0.2t। तो बताओ एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म है या नॉन यूनिफॉर्म है? कौन सा एक्सेलरेशन है बताओ ना? नॉन यूनिफॉर्म। नॉन यूनिफॉर्म है ना, टाइम के साथ चेंज हो रहा है, t पर डिपेंड कर रहा है। ठीक है, C3 के बाद C5। C5 भी क्लास में करवाया है, क्लास के टाइम में ध्यान नहीं दिया था क्या? अभी क्लास नहीं ज्वाइन की थी क्या? किसने पूछा है C3 C5? अरे फिर से बताना है कि क्वेश्चन C5 जो मैंने क्लास में करवाया है। अरे जवाब तो दिया करो यार। सर नोट्स में करती हूँ चेक। हाँ, नोट्स में है ना ये क्वेश्चन। C5 भी मैंने क्लास में करवाया है। x is equal to alpha t square, y is equal to beta t, रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन से वेलोसिटी निकालेंगे।
अरे जिसका डाउट है उसको पूछो, मुझे जवाब दो, ये करवाना है कि नहीं करवाना है क्वेश्चन। सर एक बार दिखा दो। एक बार दिखा दो। x इज इक्वल टू क्या है, at स्क्वायर, y इज इक्वल टू क्या है, bt स्क्वायर। तो इसका पोजीशन वेक्टर क्या होगा, at स्क्वायर i के प्लस bt स्क्वायर j के। मैंने अल्फा बीटा दिया था, तो इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो वेलोसिटी आएगा, तो क्या आएगा 2at i के प्लस 2bt j के। t स्क्वायर का 2t होता है, तो इसका मैग्नीट्यूड निकालना है, तो अंडर रूट 4a स्क्वायर t स्क्वायर प्लस 4b स्क्वायर t स्क्वायर आ जाएगा। तो t स्क्वायर और ये कॉमन होकर आंसर आ जाएगा। क्या आंसर आएगा, सेकंड वाला ऑप्शन। ठीक है, इसमें से 2t अंडर रूट बाहर आ जाएगा 4t स्क्वायर का, 2t अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। Then C6, a particle is moving so that its displacement is given by, एक particle का displacement है s is equal to t cube minus 60 square plus 3t plus 4. Its velocity at the instant when its acceleration is 0. हमें इसका वेलोसिटी बताना है जब एक्सेलरेशन 0, तो पहले एक्सेलरेशन निकालो। तो एक्सेलरेशन इसको दो बार डिफरेंशिएट करूंगा तो मिलेगा, s को एक बार डिफरेंशिएट करते तो वेलोसिटी मिलता है, तो करो डिफरेंशिएट 3t स्क्वायर माइनस 12t प्लस 3। अब एक और बार डिफरेंशिएट करो तो एक्सेलरेशन मिलेगा 3t स्क्वायर में 6t माइनस 12। अब ये पता लगाओ कि एक्सेलरेशन कब 0 होगा, तो x इसको इक्वल टू 0 पुट कर दो, तो t इक्वल टू 2 पर एक्सेलरेशन 0 हो जाएगा। तो हमसे ये पूछा है कि जब एक्सेलरेशन 0 है तब वेलोसिटी कितना है, तो वेलोसिटी में t इक्वल टू 2 पुट कर दो, तो 3 into 2 का स्क्वायर 4 माइनस 12 into 2 प्लस 3, तो कितना आएगा 12 प्लस 3 15 माइनस 24 माइनस 9 मीटर पर सेकंड। समझ में आया? हाँ सर। D6 के बाद D4, D4 के two bodies of different masses Ma and Mb are dropped from two different heights। देखो मास पे तो डिपेंड करता ही नहीं, हमने पढ़ा था मास का तो फॉर्मूले में किसी फॉर्मूले में आ ही नहीं रहा है। ठीक है, सो the ratio of time is taken by that two to drop through these distances a और b से थ्रो किया है, तो एक ऑब्जेक्ट को a हाइट से थ्रो किया है और दूसरे ऑब्जेक्ट को b हाइट से ड्रॉप किया है। तो टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला क्या होता था जब हमने ऊपर से नीचे ड्रॉप किया था, t आया था √2h/g, ये आया था ना? यस सर। हाँ, सेकंड इक्वेशन में u 0 पुट किया था तो ये फॉर्मूला आया था, ड्रॉप किया ना हमने, यहाँ से ड्रॉप किया है तो u इक्वल टू 0 है, यहाँ पर भी u इक्वल टू 0 यहाँ से ड्रॉप किया, तो जब भी ड्रॉप किया है तो टाइम इतना लगता है ग्राउंड तक आने में। किसी h हाइट की बिल्डिंग से ड्रॉप करो तो ग्राउंड तक आने में इतना टाइम लगता है √2h/g। तो a हाइट की बिल्डिंग से कितना लगेगा टाइम, तो t1 इज इक्वल टू लगेगा 2a/g, a हाइट की बिल्डिंग, b हाइट की बिल्डिंग से लगेगा 2b/g, t1/t2 निकालोगे, रेशियो निकालना है, तो 2 से 2 g से g कैंसिल हो जाएगा, तो ये आएगा √a/√b। तो कौन सा ऑप्शन आएगा, थर्ड वाला। ठीक है, लिख लो।
दिख लिया? हाँ सर डन। क्या क्या बोल रहे हो? D11 D7 भी है। D7 The initial velocity of particle at t equal to 0 is u and acceleration f the acceleration f of the particle at time t is given by तो एक पार्टिकल है जिसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 है और इसके एक्सेलरेशन को इन्होंने f नाम दिया है और f is equal to क्या लिया? f is acceleration which is equal to at। a यहाँ पर कांस्टेंट है तो f is equal to at where a is a constant which of the following relation for velocity v of a particle after time t is 2। तो हमें एक्सेलरेशन गिवन है तो वेलोसिटी निकालना है। तो हमें पता है ना कि हमें पता है एक्सेलरेशन होता है dv/dt। ये होता है ना एक्सेलरेशन? यस सर। तो यहाँ पर एक्सेलरेशन f है और f इक्वल टू at तो इसको मैं dv/dt को at लिख सकता हूँ ना। अब इसको इंटीग्रेट करेंगे तो वेलोसिटी आ जाएगा तो dt को क्या मिल जाएगा? तो dv is equal to at dt। दोनों तरफ लिमिट लगा दो। इधर टाइम 0 से लेके t तक, इधर t इक्वल टू 0 पर वेलोसिटी कितनी थी? इनिशियल 0 थी और at any time t मान लो वेलोसिटी हो गई v तो dv का इंटीग्रेशन v और फ्रॉम 0 टू v ये हो जाएगा v is equal to a t का इंटीग्रेशन होगा t स्क्वायर बाय 2। ठीक है, सो v इज इक्वल टू आ गया at स्क्वायर बाय 2। समझ में आया? इनिशियल वेलोसिटी 0 थी ना? नहीं 0 नहीं थी, t इक्वल टू 0 पर इनिशियल वेलोसिटी u थी। t इक्वल टू 0 पर इनिशियल वेलोसिटी क्या थी? u। तो यहां पर लिमिट लगेगी u से, तो ये आ जाएगा v माइनस u इज इक्वल टू at स्क्वायर बाय 2। तो v इज इक्वल टू आ जाएगा u प्लस at स्क्वायर बाय 2। समझ में आया? यस सर। लिखो सर आप ये लेक्चर रिकॉर्ड कर रहे हो ना? हाँ हो रहा है। शो नहीं हो रहा है क्या? हो रहा है सर, हो रहा है। हो रहा है सर। नहीं सर पूछ रहा था सर। देख लिया? डन सर। Then D7 के बाद D11. An object is released from some height. After 1 second, another object is released from the same height. Okay. एक ऑब्जेक्ट को हमने रिलीज किया, मान लो h हाइट है, तो उसके 1 सेकंड बाद एक और ऑब्जेक्ट को वहीं से रिलीज किया सेम हाइट से। तो मैं काम करता हूँ दो सेम हाइट की बिल्डिंग बना देता हूँ ताकि कंपेयर करने में इजी रहेगा। सो t इक्वल टू 0 पर इसको रिलीज किया, अभी और आगे क्या बोल रहा है? Exactly after 1 second, another object released from the same height. The distance between the two objects exactly after 2 seconds of the release of the second object is. तो ऐसे समझो एक ही बिल्डिंग से रिलीज किया बट मैं दो अलग-अलग जगह दिखा रहा हूँ, ठीक है? सो जब इसको रिलीज किया उसके 1 सेकंड बाद इसको रिलीज किया, तो at t equal to 1 ये नीचे आ जाएगा कुछ ना कुछ हाइट,
है ना, t इक्वल टू 1 सेकंड में इतना नीचे आ जाएगा। फर्स्ट ऑब्जेक्ट कुछ ना कुछ तो नीचे आ जाएगा ना जब उस ऊपर वाले को छोड़ेंगे, ठीक है, समझ में आया क्या? यस सर। यस सर। अब जब सेकंड ऑब्जेक्ट छोड़ा, ये फर्स्ट था, जब सेकंड ऑब्जेक्ट को रिलीज किया तो उसके 2 सेकंड नीचे आने के बाद इन दोनों के बीच में कितना गैप था ये मुझे बताओ। तो मुझे बताओ जब तक ये 2 सेकंड नीचे आया होगा वो कितने सेकंड नीचे आ गया होगा? 3 सेकंड। 3 सेकंड। तो उसका 3 सेकंड का डिस्टेंस निकालना है, इसका 2 सेकंड का निकालना है, गैप मिल जाएगा। यस सर। समझ में आया क्या? हाँ यस सर। इसका डिस्प्लेसमेंट 3 सेकंड का निकाल लो, इसका 2 सेकंड का निकाल लो, दोनों का गैप मिल जाएगा जितना 2 सेकंड में नीचे आएगा, क्योंकि 1 सेकंड बाद चला है। तो जब तक ये 2 सेकंड चलेगा तब तक वो 3 सेकंड चलेगा, तो इनके बीच का जो गैप होगा तो इसका 3 सेकंड का निकालो। फर्स्ट ऑब्जेक्ट का टोटल टाइम 3 सेकंड है, सो h इज इक्वल टू क्या होता है ut माइनस हाफ gt स्क्वायर, ये होता है। तो h इज इक्वल टू आ जाएगा u तो 0 था, सो माइनस हाफ इनटू 5 इनटू 3 इनटू 3, so half into 10 into 3 into 3, so 5 into 3 into 3 कितना आया सर? पर यहाँ पे जी 9.8 लेने बोला है। ऐसा बोला है क्या? फिर ऑप्शन देख लो कौन सा क्वेश्चन था ये, D11। अब देखो तुम ऑप्शन में देखो, ऑप्शंस कितने दूर दूर है, तो वो बोल रहे हैं तो मेरी मर्जी है तो कुछ भी लूं, 10 लूं मैं तो। उनके बोलने से क्या, ऑप्शन देखो इतने दूर दूर है कि मुझे सेलेक्ट करने में प्रॉब्लम नहीं आएगी। आने वाली है क्या, देखो ऑप्शन सारे, तो ये तो हमारा कॉमन सेंस है ना कि हम 10 लेके भी सही आंसर ला सकते हैं, ठीक है? समझ गया। उसमें ऑप्शंस 9.8 के हिसाब से दिए हुए हैं, बट हम 10 लेके लाएंगे फिर उसके पास वाला ऑप्शन चूज करेंगे, क्योंकि 9.8 में बहुत कैलकुलेशन टाइम वेस्ट हो जाएगा। अगर ऑप्शन बिल्कुल 0.1 0.2 का गैप होता है तो फिर 9.8 एक्यूरेट निकालना पड़ता है, बट ऑप्शंस इतने दूर दूर है तो पास वाला ऑप्शन हमें मिल जाएगा इजीली, तो 10 ही लो तुम तो क्या बनेगा -45 मीटर। तो ये माइनस मतलब ये नीचे आ गया, 45 मीटर नीचे आ गया। अब इसका सेकंड वाले का, सेकंड वाला ऑब्जेक्ट 2 सेकंड चला, तो इसका भी 2 सेकंड का निकाल लो, ut माइनस हाफ gt स्क्वायर, सो u तो 0 इसका भी, सो ये 0 हो जाएगा, सो माइनस हाफ इनटू 10 इनटू 2 इनटू 2, तो h आया -20 मीटर, मतलब 145 मीटर नीचे था और एक 20 मीटर नीचे था, तो इनके बीच का गैप कितना है? तो बताओ कौन सा ऑप्शन सही होगा? अगर 9.8 लेते तो कौन सा ऑप्शन आता? 24.5। तो फायदा हुआ क्या उसको लेने से? कुछ नहीं होता, इससे ले लो 25 है, पास वाला ऑप्शन कौन सा है? 24.5, वही सही। समझ में आया? यस सर। लिख लो कि फर्स्ट वाला 3 सेकंड में 45 चला और ये 1 सेकंड बाद इसको छोड़ा, तो ये तब तक 20 मीटर चला, तो उनके बीच का गैप था 25 मीटर। हेलो सर। हाँ बोलो। सर मैं डिस्कनेक्ट करके वापस ज्वाइन करूँ क्या? हाँ कर लो। सर आप रुको, हाँ 2 मिनट। हेलो सर। हाँ सर D12 भी बता दो। D12 D12
D12 देखो. A man standing on the edge of the cliff throws a stone straight up with initial velocity u, and then throws another stone straight down with same initial velocity u from the same position. देखो एक क्लिफ पर खड़ा है. क्लिफ मतलब सम हाइट तक. तो एक स्टोन तो वो ऊपर फेंकता है यू से और एक स्टोन नीचे फेंकता है यू से. ठीक है. From the same position, find the ratio of speed the stone would have attained when they hit the ground at the base of the cliff. तो हमें बताना है कि उनकी स्पीड का रेशियो क्या होगा जब वो यहाँ पर टकराए. अब मुझे बताओ ये वाला यहाँ पर कितने से टकराएगा. जितना भी वो निकालने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी. मान लो ये b से टकराएगा. अब देखो इसको ऊपर फेंका तो ये ऊपर यहाँ जाके इसकी स्पीड 0 हो जाएगी. फिर सेम लेवल पे मैंने बताया था कि सेम लेवल पर हमेशा स्पीड उतनी हो जाती है फिर से. तो ये वापस जैसे आपने u से ऊपर फेंका तो जब वापस इसी लेवल पर आएगा तो u से नीचे आएगा. यस सर. तो बात तो वही होगी. एक नीचे u से फेंका आपने और एक ऊपर u से फेंका तो वो भी जब आपके लेवल पे आएगा तो नीचे u से ही जाएगा. तो ये भी u से नीचे जा रहा है इस जगह, ये भी u से नीचे जा रहा है. तो दोनों सेम स्पीड से टकराएंगे. कि नहीं टकराएंगे. समझ में आया. तो आंसर क्या है? 1:1. और स्पीड होगी u स्क्वायर अंडर रूट में u स्क्वायर प्लस 2gh. D12 के बाद D7 तो हो गया था. D14. A stone is dropped from the top of a tower and it strikes with 3 km/h against the ground. एक टावर से एक स्टोन को ड्रॉप किया मतलब u0 और ये कितनी स्पीड से टकराया? 3 km/h. Another stone is thrown vertically downward from the same top of a tower with a velocity 4 km/h. एक और स्टोन को इतनी हाइट से इनिशियल इसकी 4 km/h की स्पीड से इसको फेंका है. तो ये कितनी स्पीड से टकराएगा ये हमें बताना है. समझ में आया क्या? तो इसके लिए हमें हाइट निकालनी पड़ेगी. यहाँ इनिशियल और फाइनल दोनों स्पीड पता है तो हाइट मिल जाएगी. हाइट मिल गई तो यहाँ से इनिशियल और फाइनल स्पीड मिल जाएगी. सॉल्व करके बताओ या हिंट ही चलेगा? चलेगा सर. देखो मान लीजिए ये हाइट h है तो यहाँ से यहाँ तक थर्ड इक्वेशन लगा दो. इसको कन्वर्ट कर लो मीटर पर सेकंड. तो 3 into ये क्या हो जाएगा 5/18 मीटर पर सेकंड. किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करो. 3 into 5/18 तो 3/6. 3 से 6 तो ये आया 5/6 मीटर पर सेकंड. ठीक है. अब इक्वेशन लगाओ v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 2gh. तो v अब नीचे की तरफ v माइनस है तो माइनस 5/6 का होल स्क्वायर मतलब 25/36. u तो 0 है इज इक्वल टू माइनस 2 into g 10 into h. माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा तो h यहाँ से कितना मिल गया? देखो ये 5 से 2 टाइम्स, ये 5 से 5 टाइम्स. सो ये मिल गया 5/36 into 4 मीटर. इतनी हाइट है. 5/36 into 4 इतनी हाइट है इस बिल्डिंग की. अब अगर आप स्टोन को 4 से नीचे देखो और ये फिर से ये इक्वेशन लगा दो v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 2gh. तो v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर. अब u है इस बार 4 km/h तो u हो जाएगा 4 into 5/18. 4 into 5/18 मतलब 2 into 5 तो ये हो जाएगा 5 into 2 10/9 है ना. सो 10/9 का स्क्वायर 100/81 माइनस 2 into 10 into डिस्प्लेसमेंट नीचे की तरफ तो माइनस में पुट करेंगे कितना माइनस माइनस प्लस हो जाएगा. सो 5/10
36 into 4 समझ में आया? सो 2 से 18 टाइम्स अब ये सोल्व कर लो, v की वैल्यू तुम्हें मिल जाएगी। ठीक है, हर चीज सर हम लोग ने ऊपर माइनस भी लिया। क्या ऊपर माइनस भी लिया क्योंकि डाउनवर्ड से इसके लिए ना। क्योंकि डाउनवर्ड से और 1 किलोमीटर पर आवर। हाँ, और ये तो वैसे भी स्क्वायर हो जाएगा ना, तो माइनस लेने की जरूरत नहीं आती। डिस्प्लेसमेंट माइनस में आया, क्यों? क्योंकि नीचे गया, या तो स्क्वायर हो जाएगा ना, तो 5/6 का होल स्क्वायर 25/36 हो जाएगा। माइनस इस या तो स्क्वायर करेंगे हम, तो माइनस में माइनस का स्क्वायर प्लस ही हो जाएगा ना, तो h माइनस में आएगा। h माइनस में क्यों आया? क्योंकि डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव हुआ। हाँ सर, ठीक है, फिर यहाँ पे h माइनस में पुट करना है, तो यहाँ पहले से फॉर्मूले का माइनस से माइनस, और यहाँ पे माइनस, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ठीक है, यस सर। सर मैंने ना g को वेरिएबल्स में लिख के ना मतलब 2 इक्वेशंस ली, वो h वाली ली एक, और v² माइनस u² वाली ली। तो h की वैल्यू मैंने v² माइनस u² से निकाली, और h से मैंने ना t टाइम निकाला, और फिर फर्स्ट इक्वेशन में उसको पुट करके v की वैल्यू निकाल ली। ओके, और 1 किलोमीटर पर आवर। तुम्हारी मुझे ये लिख लो, अभी मुझे वॉइस क्लियर नहीं आ रही तुम्हारी। आंसर आ गया जो भी तुमने किया उससे? हाँ सर। हाँ, फिर सही क्या हो? लिख लिया? हटा दूं? D20। सर एक जनरल क्वेश्चन था आपसे। हाँ, पूछो। सर आईआईटी में मतलब कौन सा भी आईआईटी मिलने के लिए हम लोग को जेईई एडवांस में मिनिमम कितना मार्क्स लगता है, आपका एक्सपीरियंस है? कोई सा भी आईआईटी? हाँ मतलब सर, मतलब आईआईटी में मिलने के लिए एडवांस के पेपर में 50-55%, कभी-कभी इजी हो तो 60% मार्क्स। और मतलब इंडिया के मतलब अच्छे कॉलेज में जाने के लिए। अच्छा, रैंक पूछ रहे हो या मार्क्स पूछ रहे हो? सर मतलब मार्क्स वाइज ही रैंक निकलता है ना। अच्छे कॉलेज में जाना है तो 60-65% तो लाना पड़ेगा, बेस्ट आईआईटी में जाना है। और किसी भी आईआईटी में जाना है तो कभी-कभी 50% में भी चांसेस हो जाते हैं, वरना 55% इसके आसपास मार्क्स आना चाहिए। ठीक है, और सर आप भी आईआईटी में थे? रहता है ना, एक एक करके बोलो, वॉइस बहुत ब्रेक हो रही है आज मेरी। D20 a particle is thrown vertically upwards, its velocity at half of the height is 10 meter per second। एक पार्टिकल है D20, ऐसा क्वेश्चन भी कराया था हमने क्लास में। इसको ऊपर थ्रो किया है, मान लो B से थ्रो किया है, its velocity at half of the height is 10 meter per second।
मान लो ये पूरा h इसकी मैक्सिमम हाइट है h, तो h/2 पर इसकी वेलोसिटी है 10 मीटर पर सेकंड। इसकी वेलोसिटी क्या है? 10 मीटर पर सेकंड। देन मैक्सिमम हाइट अटेन बाय, तो मैक्सिमम हाइट कितनी होगी हमें पता है, ठीक है। तो देखो पहले तो यहाँ पर इसकी फाइनल वेलोसिटी तो पक्का 0 हो जाएगी टॉप हाइट पर। टॉप हाइट पर फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाती है? 0, ठीक है। सो यहाँ से यहाँ तक ये मान लो a b c, a से c तक अगर मैं इक्वेशन लगाऊं तो क्या लिखूंगा? v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 2gh, ये थर्ड इक्वेशन लगा रहा हूं। तो फाइनल वेलोसिटी तो 0 है, तो फाइनल 0, u होता है इनिशियल वेलोसिटी, ये मान लिया v है, तो हो जाएगा v स्क्वायर माइनस 2gh, माइनस से माइनस कैंसिल, तो h आ गया v स्क्वायर बाय 2g। ये हमने पहले भी पढ़ा है कि अगर v से थ्रो करो तो ऊपर v स्क्वायर बाय 2g जाता है, या u से थ्रो करो तो मैक्सिमम हाइट कितनी होती है? u स्क्वायर बाय 2g। वही आ गया, देखो फिर से, तो ये आ गया a की h की वैल्यू आ गई। अब यहां से यहां तक लगाओ, a से b तक, a से b तक अगर मैं लगाऊंगा तो v क्या लिखूंगा? अगेन v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 2gh। तो अब फाइनल वेलोसिटी 10, ऊपर है तो प्लस में पुट करना है, और स्क्वायर हो जाएगा तो माइनस प्लस का कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो 10 का स्क्वायर हो जाएगा 100, माइनस इनिशियल वेलोसिटी है v, तो यहां पे फिर से आ जाएगा v स्क्वायर माइनस 2g, और h की वैल्यू क्या आएगी? v स्क्वायर बाय 2g, सॉरी यहां पे h बाय 2 पुट करेंगे ना, यहां से यहां तक हाइट कितनी है? h बाय 2, ठीक है। सो 2 से 2 तो कैंसिल हो जाएगा, सो g, अब h की वैल्यू कितनी है? v स्क्वायर बाय 2g, सो g से g कैंसिल, सो यहां से 100 इज इक्वल टू, ये v स्क्वायर निकल आओ, तो v स्क्वायर माइनस v स्क्वायर बाय 2, तो ये बचेगा v स्क्वायर बाय 2, तो यहां से v स्क्वायर की वैल्यू आई 200, 2 उधर चला जाएगा, तो h की वैल्यू आ जाएगी v स्क्वायर बाय 2g, तो v स्क्वायर की वैल्यू पुट कर दो 200 अपॉन 2 into 10, तो ये आया 10, v स्क्वायर की वैल्यू इस इक्वेशन में पुट कर दो। समझ में आया? यस सर मैंने इसमें थोड़ा अलग किया है। कोई बात नहीं, एक इक्वेशन तक करने के बहुत सारे मेथड्स हो सकते हैं, ठीक है। इसमें आंसर ऐसा कर सकते हैं ना, जहाँ हम लोग का वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड था, उसको u मान के चले तो हाईएस्ट पॉइंट पे v 0 हो जाएगा। एक्सेलरेशन हम लोग के पास है, और हाइट हम लोग का h बाय 2 है। h/2 मिल जाएगा, उसका डबल कर दो, ठीक है। सर 2 मिनट कॉपी करना। हाँ क्लियर? हटा दो। सर 1 सेकेंड।
हाँ सर। चलो रेक्टिलिनियर मोशन में से हो गया, बट एक दो प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन करते हैं, फिर प्रोजेक्टाइल मोशन शुरू करेंगे। सर इसके बाद क्या करेंगे? क्या इसके बाद कौन सा मोशन पढ़ेंगे सर? प्रोजेक्टाइल मोशन। प्रोजेक्टाइल मोशन एक दो क्वेश्चन और करते हैं। लिखो क्वेश्चन लिखो। The position of a particle, the position of a particle in x-axis, the position of a particle in x-axis is given as x equal to 4t minus t square. X is the coordinate. 4t minus t square. Find distance traveled by the particle. Find distance traveled by the particle. Find distance traveled by the particle in 3 seconds. In 3 seconds. बताओ। सर एक बार क्वेश्चन रिपीट करो ना। Position of the particle is given as x equal to 40 minus t square. सर कोई आवाज आ रहा है। अभी कंस्ट्रक्शन चल रहा है मेरे पास वाले। Position of the particle is given as x equal to 40 minus t square. ठीक है? 3 unit. Find distance traveled in 3 seconds. थ्री मीटर। 3 units. 3 मीटर। सर 3 मीटर। Hello. सर 3 मीटर। सर आप म्यूट हो गए हो। सर का माइक म्यूट हो गया। हो गया? हाँ सर। आंसर आया। 3 मीटर। 3 मीटर। 3 नहीं आएगा, सोचो 3 नहीं आएगा। The 3√2 meters. नहीं। देखो सर x पार्टिकल कहाँ ट्रैवल कर रहा है? जहाँ भी कर रहे हैं हमें डिस्टेंस बताना है। x एक्सिस में अंडर रूट करना है। 17 मीटर। देखो देखो कोऑर्डिनेट से हम डिस्प्लेसमेंट बता सकते हैं, डिस्टेंस नहीं बता सकते। देखो जनरली आपने क्या किया होगा कि t इक्वल टू 3 पुट कर दो। x इज इक्वल टू कितना आएगा 4 into 3 minus 3 into 3, तो x इज इक्वल टू आ गया 3 मीटर। तो ये एक्चुअल में ये डिस्टेंस नहीं, इट इज डिस्प्लेसमेंट। ये डिस्प्लेसमेंट है। जब भी हम x y कोऑर्डिनेट में टाइम की वैल्यू पुट करते हैं तो हमें डिस्प्लेसमेंट मिलता है। समझ में आया क्या? Yes, और डिस्प्लेसमेंट भी मैं बोल नहीं सकता 3 मीटर है, क्योंकि t इक्वल टू 0 पर चेक करो पहले। t इक्वल टू 0 पर x 0 है, तो t इक्वल टू 3 पर x 3 आया। तो वो t इक्वल टू 0 पर x इक्वल टू 0 पर था, और t इक्वल टू 3 पर x इक्वल टू 3 पर आ गया। तो ये उसका डिस्प्लेसमेंट हुआ 3 मीटर, बट ये डिस्टेंस नहीं है। इतना लिखो और लिखो इट इज डिस्प्लेसमेंट, इट इज नॉट डिस्टेंस। अब मैं बताऊंगा क्यों डिस्टेंस क्यों नहीं है, मैं बताता हूं।
चलो इसकी पोजीशन चेक करते हैं शुरू से। इसकी शुरू से पोजीशन बताओ मुझे। मैं t इक्वल टू 0 पर, t इक्वल टू 1 पर, t इक्वल टू 2 पर, t इक्वल टू 3 तक मुझे इसकी पोजीशन बताओ पार्टिकल। t इक्वल टू 0 पर क्या है? 0 पर है कि नहीं? t इक्वल टू 1 पर बताओ। 3 मीटर 3 t इक्वल टू 1 पर ये x इक्वल टू 3 पर है। t इक्वल टू 2 पर बताओ। 4 मीटर और t इक्वल टू 3 पर बताओ। 3 मीटर फिर से 3 आ गई। इसका मतलब है आगे जाके घूम के वापस पीछे आया कि नहीं आया? यस सर। तो डिस्टेंस थोड़ा कम हो सकती है। मैंने पूछा था t इक्वल टू 2 पर बताओ डिस्टेंस, तो आप बोलते 4। t इक्वल टू 2 पे डिस्टेंस बताओ तो आप बोलते 4 है। फिर t इक्वल टू 3 पर बोल रहे हो 3 है। ऐसा कम हो सकती है क्या डिस्टेंस? नहीं सर। नहीं सर। डिस्प्लेसमेंट कम हो सकता है बट डिस्टेंस कम नहीं हो सकती। तो हम कैसे पता लगाएंगे कि इसमें डिस्टेंस कम तो नहीं हो गई? हम तो डायरेक्ट पुट करते हैं। तो कभी भी डिस्टेंस निकालना है तो इसमें डायरेक्ट पुट नहीं करना है, इसमें डिस्प्लेसमेंट मिलता है हमें हमेशा। मैंने पूछा t इक्वल टू 3 पे डिस्प्लेसमेंट, हाँ तो डिस्प्लेसमेंट तो 3 है क्योंकि वो घूम के आया, तो डिस्प्लेसमेंट तो बढ़ के कम भी हो सकता है। तो डिस्टेंस के लिए क्या करते हैं? डिस्टेंस के लिए सबसे पहले चेक करो कि वो कहीं पर मुड़ तो नहीं रहा है। तो वो पता करने के लिए सबसे बढ़िया तरीका क्या है? उसकी वेलोसिटी निकाल के इक्वल टू 0 कर दो। क्या कर दो? वेलोसिटी, इसकी वेलोसिटी निकालो पार्टिकल की। वेलोसिटी क्या है? 4 माइनस 2t, ये आएगी ना इसकी वेलोसिटी। यस सर। अब अगर बीच में प्लस होता तो ये कभी भी 0 नहीं हो सकती, फिर तो कोई दिक्कत नहीं होती। बट यहाँ पे बीच में माइनस है तो देखो ये 0 हो सकती है कितने टाइम पर? t इक्वल टू 2 सेकंड। इसका मतलब क्या है? t इक्वल टू 2 सेकंड पर पार्टिकल की वेलोसिटी 0 ही है, मतलब वहां पे वो मुड़कर घूम, हमेशा जब पार्टिकल अपनी डायरेक्शन चेंज करता है 180 डिग्री से तो उसकी वेलोसिटी 0 हो जाती है। होती है कि नहीं होती? जैसे हम ऊपर फेंकते हैं तो पार्टिकल ऊपर जाता है, 0 होते ही वो नीचे आता है, वैसे ही यहाँ होता है। तो हमें t इक्वल टू 2 सेकंड पर क्या हो रहा है उसका ध्यान देना है, क्योंकि डिस्टेंस को हम डायरेक्टली इसमें पुट करके नहीं बता सकते। डिस्टेंस तो लेंथ ऑफ पाथ होती है। समझ में आया? यस सर। तो अब हमें इसका पार्टिकल का मोशन चेक करना पड़ेगा। ये t इक्वल टू 0 पर, ये x इक्वल टू 0 पर, फिर t इक्वल टू 1 पर, ये यहाँ पे मैं मार्क कर देता हूँ 1 2 3 4, ये x की वैल्यू है। t इक्वल टू 1 पर ये 3 मीटर आगे आ चुका था, तो डिस्टेंस तो हमेशा बढ़ती है। फिर t इक्वल टू 2 पर ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, 4 है। फिर t इक्वल टू 2 पर ये x इक्वल टू 4 तक आ गया था, फिर 2 पर ये घूम रहा है, अब ये यहां से घूमेगा और पीछे जाएगा, और t इक्वल टू 3 पर ये फिर से कहां आ गया? यहां। तो ये फ्रॉम 0 टू 3 सेकंड ये आगे बढ़ा फिर पीछे जाके यहां तक आ गया। तो डिस्प्लेसमेंट तो इतना ही हुआ था। यस सर। मतलब ये यहां से ऐसे गया और वापस यहां आ गया, तो फाइनली ये यहां पर है। तो डिस्प्लेसमेंट तो इतना ही हुआ। डिस्प्लेसमेंट तो आप डायरेक्ट इसमें पुट करके निकाल सकते हो, 3 आएगा। बट डिस्टेंस तो कितना हुआ? यहां से यहां तक एक 4 आगे चला और फिर एक पीछे भी चला। 4 तो आगे चला, फिर 4 से 3 भी गया, तो एक पीछे भी गया कि नहीं गया? यस सर। यस सर। यस सर। डिस्टेंस आएगा 3 सेकंड में 4 + 1 5, और डिस्प्लेसमेंट आएगा, डिस्प्लेसमेंट तो डायरेक्ट इसमें पुट करके निकाल सकते हैं, तो डिस्प्लेसमेंट आएगा 3। समझ में आया क्या? यस सर। देख लो। सर 4 + 1, हाँ 4 + 1, 4 + 1 क्यों किया बस? रुको बताता हूँ।
सर डिस्टेंस निकालने के लिए ऐसा कौन सा फॉर्मूला नहीं है ना जिससे हम लोग निकाल पाएंगे? कौन सा फॉर्मूला? मतलब ऐसा डिस्प्लेसमेंट जैसा कौन सा फॉर्मूला नहीं है ना जिसमें हम लोग वैल्यूज पुट करके निकाल पाएंगे? हम लोग को लॉजिक डायरेक्ट इसमें x पूछा, t की वैल्यू पुट करो, डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा। सर नहीं, मैं डिस्टेंस का पूछ रहा हूँ आपको। डिस्टेंस का तो ऐसे ही सोचना पड़ेगा, डिस्टेंस तो तो लॉजिक लेंथ ऑफ लगाना पड़ेगा ना। हाँ, डिस्टेंस तो लेंथ ऑफ पाथ होता है, तो पूरा पाथ बना के फिर ऐड करना पड़ेगा डिस्टेंस। ठीक है, समझ में आया? यस सर। अब किसी को शायद डाउट है भी 4+1 क्योंकि जैसे मैंने बोला एक पार्टिकल 4 मीटर आगे चला और फिर 1 मीटर पीछे आ गया, तो कितना चला बताओ? 5 मीटर ही तो चला। ओके हाँ हाँ सर, समझ में आ गया? तो 4 मीटर, अब मेरे को कैसे पता 4 मीटर आगे चला? मैंने निकाला ये कोऑर्डिनेट में पुट कर करके, t = 0 पे 0 पे था, t = 1 पर 3 पे था, t = 2 पर 4 पर था, मतलब आगे चल रहा है ना वो, उसकी पोजीशन। समझ में आया? लिखो एक और क्वेश्चन। और हाँ अगर ऐसे में अगर समझ में नहीं आया तो ऐसा भी कर सकते ना, पूरा जितना डिस्टेंस कवर करता वो टोटल डिस्टेंस में से हम लोग डिस्प्लेसमेंट माइनस कर देते तो आ जाता जितना चला एक्चुअल डिस्टेंस। मतलब यहाँ पे 4 + 4 8 हो जाएगा और उसमें से डिस्प्लेसमेंट माइनस करेंगे तो 5 आ जाएगा। हाँ तो वही बात है, वो तो बनाना तो ये पड़ेगा ना पाथ, बनाना तो पाथ ही पड़ेगा ना आपको। अगर आपने पाथ बना दिया तो फिर तो ऐसे कर लो ना 4+1 5। आया समझ में? यस। लिखो एक और क्वेश्चन। x = t² - 6t एक पार्टिकल का पोजीशन है। x = t² - 6t हमसे पूछा है फाइंड एवरेज स्पीड in t = 5 सेकंड। एवरेज स्पीड इन t = 5 सेकंड बताओ। देखो देखो ये x है, मतलब पोजीशन है पार्टिकल। पोजीशन को डिफरेंशिएट कर दें तो स्पीड नहीं वेलोसिटी मिलती है। हमें क्या मिलती है? वेलोसिटी। अगर इस तो हमें वेलोसिटी से स्पीड निकालना डायरेक्ट नहीं बता सकते हैं, फिर से तो कैसे करेंगे? देखो अगेन इसको डिफरेंशिएट करो, इसको अगर मैं डिफरेंशिएट करूंगा तो मुझे वेलोसिटी मिलेगी। क्या मिलेगी? वेलोसिटी कितनी मिलेगी? 2t - 6। ये मुझे वेलोसिटी मिली, v इज वेलोसिटी कितनी मिली? 2t - अब चेक करो कि कहीं पर ये जीरो हो रही है क्या। सबसे पहले जीरो कितने टाइम पर हो रही है वो पता करो।
हो रही है या नहीं हो रही है? सर 3 सेकंड पे 0 होता है। 3 सेकंड पर पार्टिकल ने अपनी वेलोसिटी को 0 किया, मतलब 3 सेकंड पर कुछ ना कुछ तो पहुंचा है। पार्टिकल अपने 3 सेकंड के बाद वो या तो राइट में जा रहा था तो लेफ्ट में जाने लगा, या फिर लेफ्ट में जा रहा था राइट में, मतलब उसने डायरेक्शन चेंज कर ली t = 3 सेकंड। तो 3 सेकंड से ज्यादा की अगर मैं बात कर रहा हूं तो फिर डिस्टेंस में एवरेज स्पीड तो क्या होता है? एवरेज स्पीड होता है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। अब अगर देखो तुम ऐसे निकालोगे कि t = इसमें 5 पुट करो तो x कितना आता है? t = 5 पुट करोगे तो x आएगा 5 × 5 25 -6 × 5 30, तो ये आएगा -5। तो डिस्टेंस नेगेटिव थोड़ा होता है क्या? क्या सर? डिस्टेंस नेगेटिव होता है क्या? नो सर। नो सर। नो सर। तो टोटल डिस्टेंस t = 5 में x = -5 आया, तो ऐसे लिख दोगे कि -5 टोटल डिस्टेंस अपॉन टाइम भी टोटल 5, तो एवरेज स्पीड आ गया -1 मीटर पर सेकंड। गलत है ना? हाँ, ये एवरेज वेलोसिटी पूछा होता तो डायरेक्ट ऐसे कर सकते थे। हाँ, समझ में आया? यस सर। लेकिन सर यहाँ पे आंसर क्या है? 2 है क्या? बता रहा हूँ ना, कितना है मुझे नहीं पता, देखते हैं। तो ये गलत मेथड है। इसमें जब आप x निकालते हो तो वो डिस्प्लेसमेंट मिलता है, वो डिस्टेंस नहीं मिलता है। हमें एवरेज स्पीड निकालना है तो डिस्टेंस निकालो। डिस्टेंस निकालना है, अभी आपको पता है कैसे निकालेंगे। इसके पाथ को बना के देखो। तो पाथ को बनाना है तो सबसे बढ़िया इसके कोऑर्डिनेट्स लिख लो। t = 0 पर x कितना बताओ? 0। t = 1 पर x कितना? अब 1 1 1 2, अब डायरेक्ट वो लिखो जहां पर ये घूम रहा है। 1 पुट करेंगे तो वापस -5 आएगा। एक बार 1 भी लिख दो ताकि और आइडिया लगेगा। t = 1 पर x कितना? -5 आएगा सर। -5। मतलब ये नेगेटिव की -1। तरफ, मतलब ये नेगेटिव की तरफ जा रहा है। यस t सर। = 1 पर x = मतलब ये 0 से नेगेटिव की तरफ जा रहा है। अब t = 3 पे लिखो डायरेक्ट, सब पे लिखने की जरूरत नहीं है। t = 3 पर x कितना? 0 -9 -9 है। -9। पुट करो उसमें 3 -9 आएगा। हाँ। और अब लिखो डायरेक्ट t = 5 पर जहां पर पूछा है -8, यानी वो यू टर्न लेगा 1 मीटर चलेगा। -5 आएगा। t = 5 पुट करो -25 -30 -5 आएगा। अब ये ड्रॉ करो कि पार्टिकल t = 0 पर ये x = ये x की वैल्यू है, इधर x ये 0, ये सब वैल्यूज इधर इस तरफ जा रही है। तो t = 0 पर x = 0 से शुरू हुआ। बताओ राइट में शुरू हुआ है लेफ्ट में? लेफ्ट। t = 3 तक वो -9 मीटर चल गया था, तो t = 3 तक तो ऐसे चल रहा है। यहां से यहां तक कितना लेफ्ट में कितना चल गया? मैं डिस्टेंस काउंट करूंगा तो वो तो 9 मीटर ही हुआ ना। -9 तो डिस्प्लेसमेंट है, मुझे तो डिस्टेंस काउंट करना है। तो देख अभी तक वो 9 मीटर तो 3 सेकंड तक तो सीधे सीधे 9 मीटर चला। उसके बाद वो घुमा क्योंकि t = 3 पर वेलोसिटी 0 हुआ। फिर उसके बाद t = 5 पर वो कहां था? -5 पे। ये -9 -5 यहां पे मान, तो यहां से यहां आ गया। ठीक है, तो यहां से यहां तक ये कितना लेंगे? 45 ये 4 है। 4 है। हाँ, माइनस में 9 है, -5 है, 4 तो 9 + 4 इतना चला हुआ। 9 ऐसे चला, फिर 4 इधर चला, 13/5 13 मीटर। तो टोटल डिस्टेंस आ जाएगा 2.6। 9 + 4 13, तो एवरेज स्पीड आएगा 13/5। टाइम कितना है? 5। समझ में आया? हाँ सर। देख लो। डन सर।
यस सर। हाँ सर। एक और कर लेते हैं। इलेवन बाई टू कितना है इस क्वेश्चन में? एवरेज वेलोसिटी अलग अलग आएगी या सेम आएगी? सेम आएगी ना, क्यों? क्योंकि वो अभी जीरो नहीं हो रहा है वो। हाँ, क्योंकि हमेशा सीधे ही चल रहा है। कैसे? वेलोसिटी निकालो इसकी, कितना आएगा? 2t + 2। इसको इक्वल टू 0 करके देखो, ये कभी 0 होगा क्या? ये कभी 0 नहीं होगा, मतलब पार्टिकल हमेशा सीधे ही चल रहा है। पार्टिकल की वेलोसिटी 0 हो ही नहीं रही। समझ में आया? यस सर। हाँ सर। तो पार्टिकल सीधे चल रहा है, तो जब सीधे सीधे चलता है तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट इक्वल होते हैं, तो स्पीड, एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी भी इक्वल ही होगी। यस सर। तो इट इज नॉट इक्वल टू 0। यस सर। क्योंकि टाइम नेगेटिव तो हो नहीं सकता। अब एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी कैसे निकालेंगे? 2 पुट करके। तो x = 2 पुट अगर मैं करूं, सॉरी t = 2 पुट करूं, तो x = क्या हो जाएगा? t² 2 × 2 + 2 × 2 + 5 कितना है? 4 + 4 + 5 13। तो एवरेज वेलोसिटी 13/2 आएगा। एवरेज वेलोसिटी एवरेज स्पीड 13/2 आएगा। हाँ, यस सर। गलत है। इधर देखो, t = 0 पर x कितना था? ये बताओ। 5 5 t = 2 पर कितना? 13 तो कितना? 5 से 13 चला ना, 0 से 13 थोड़ा चला। अरे ये 0, तो पार्टिकल तो यहाँ से चला ना 5 से। यस सर। चला तो कितना चला? 8 मीटर ही तो चला। 8 मीटर। 8 आप 0 से क्यों काउंट कर रहे हो हमेशा? t = 0 से कहां इनिशियल पोजीशन थी, t = 2 पे कहां फाइनल पोजीशन है, वहां से वहां तक कितना चला वो काउंट करना है। तो t = 0 पे इस बार x0 हमेशा 0 हो ऐसा कोई जरूरी? समझ में आया? यस सर। तो इस बार t = 0 पे पार्टिकल t = 2 पर इसमें 2 पुट कर दो तो x = 13 आ गया। तो 5 से 13 8 मीटर चला 2 सेकंड में। तो एवरेज स्पीड या एवरेज वेलोसिटी कितनी आएगी? 8/2 4 मीटर। 4 मीटर। वो कांसेप्ट क्लियर? यस सर। यस सर। तो एवरेज वेलोसिटी 13/2 रहेगी ना? सब कुछ यही रहेगा। एवरेज वेलोसिटी क्या होता है? टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। तो टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना चला? 8 मीटर ही तो चला। x = 5 से x = 13 तक चला, तो कितना चला डिस्प्लेसमेंट? 8 मीटर। डिस्प्लेसमेंट भी 8 है, डिस्टेंस भी 8 है, सब कुछ तो सेम है। यस सर। यस सर। ये t = 0 पर यहाँ था, t = 2 पर सीधे सीधे यहाँ आ गया, तो डिस्टेंस भी 8 और डिस्प्लेसमेंट भी 8। मुड़ा तो नहीं हो, अगर मुड़ता तो अलग अलग आते। तो एवरेज स्पीड भी 4 और एवरेज वेलोसिटी भी 4। समझ में आ गया? डन सर। हाँ यस सर। सर। अब लिखो प्रोजेक्टाइल मोशन।
सर मेरा एक वैसे सवाल था। हाँ बोलो। सर रिलेटिव वेलोसिटी किसमें होता है सर? वो हम पढ़ेंगे प्रोजेक्टाइल के बाद। क्योंकि रिलेटिव मोशन जब हम पढ़ेंगे तो हम प्रोजेक्टाइल में भी रिलेटिव कंपेयर करेंगे। एक प्रोजेक्टाइल को इधर थ्रो किया, दूसरे को उधर थ्रो किया, तो इस प्रोजेक्टाइल के रिलेटिव में वो प्रोजेक्टाइल कैसे जा रहा है, समझ में आया क्या? इसलिए प्रोजेक्टाइल पहले तो सर वो प्रोजेक्टाइल की बात कर रहा था सर। क्या क्या वीडियो बहुत अटक रहा है। सबका अटक रहा है क्या? बहुत अटक रहा है सर। हाँ सर, नहीं सर, थोड़ा थोड़ा बफर हो रहा है। नहीं सर, मेरा ठीक है, क्लियर है, आवाज भी अच्छे से आ रही है। मेरा भी क्लियर है सर। नहीं वो सबका एक दो का अटक रहा होगा, क्योंकि मेरा भी क्लियर है सर। वीडियो देख लेना अगर अटक रहा है। स्पीड तो बहुत अच्छी आ रही है, जो तुम मैं अपलोड करूंगा उसमें एकदम क्लीन दिखेगा सर। ठीक है। हाँ, तो प्रोजेक्टाइल रिलेटिव मोशन प्रोजेक्ट में हम रिलेटिव मोशन इन प्रोजेक्टाइल भी पढ़ेंगे। प्रोजेक्टाइल के रिलेटिव केसेस भी देखेंगे। तो पहले प्रोजेक्टाइल आएगा तभी तो देखोगे। ठीक है, सो लिखो प्रोजेक्टाइल मोशन। सर रेक्टिलिनियर मोशन खत्म हो गया। ये चैप्टर कंप्लीट हो गया। एक सेकंड सर प्रोजेक्टाइल मोशन मतलब पैराबोला जैसा मोशन ना? हाँ तो तो बोलो। सर म्यूट हो गया। ओह सर म्यूट हो गया। हाँ, लिखा प्रोजेक्टाइल मोशन। हाँ, पैराबोला जैसे ही होगा। देखो प्रोजेक्टाइल मोशन, इसको हम मोशन इन ए प्लेन भी बोलते हैं। ब्रैकेट में लिख लो मोशन इन ए प्लेन। मोशन इन ए प्लेन। अब देखो मोशन इन ए प्लेन क्यों बोलते हैं? समझ गया सर। जैसे मान लो एक्स वाई। ये ड्रॉ करे सर। क्या ये ड्रॉ करे क्या? जल्दी क्या आ रही पहले समझो, इधर साथ साथ कुछ मत पढ़ो। जैसे मान लो मैंने ये एक हॉरिजॉन्टल प्लेन है ऐसे, जैसे मैं इस पे ऐसे स्टोन थ्रो कर रहा हूं तो ऐसे जाता है ना। जैसे मान लो मैंने स्टोन थ्रो किया है यहां से, ये इस डायरेक्शन में थ्रो किया मैंने, तो ऐसे गिरता है। ऐसा बात होता है ना उसका। यस सर। ठीक है, यस सर। इस लाइन के लोग ऐसे गिर गए है ना। तो ये तो इसकी हॉरिजॉन्टल एक्सिस हो गई, और ये आपने ना तो हॉरिजॉन्टल आपने ऐसे फेंका था ऊपर यूं, तो ये वाली इसकी हो जाएगी। तो इसका जो पाथ हो रहा है वो इस प्लेन का हो रहा है। ये समझ में आया? प्लेन ऑफ मोशन, प्लेन ऑफ मोशन। यस सर। ये बात एक और प्लेन बनाता हूं मैं। एक मैंने इधर से इधर थ्रो किया, एक प्रोजेक्टाइल मैंने इधर से इधर थ्रो किया। ठीक है, इसकी ये वाली एक्सिस ये वाली हो जाएगी। जैसे इसकी ये वाली एक्सिस की इमेजिन हो रहा है 3D में, और इसकी वर्टिकल एक्सिस, इसकी वर्टिकल एक्सिस ये वाली हो जाएगी, तो इसका प्लेन ये बन जाएगा। समझ में आया क्या? सर मतलब इसका हमेशा प्लेन एक्स वाई प्लेन ही रहेगा ना? क्या इस प्रोजेक्टाइल मोशन का प्लेन एक्स वाई रहेगा ना? एक्स वाई एक्स जेड जो जो इच्छा हो आप मान सकते हो। जैसे मान लो अब मैं 2D में दिखाता हूं, जैसे मैंने ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, मैंने ऐसे थ्रो किया प्रोजेक्टाइल, तो ये ऐसे आके गिरेगा, यहां गिरा मान लो। ठीक है, तो इसका प्लेन क्या होगा? एक्स वाई प्लेन। इसका प्लेन क्या होगा? एक्स वाई प्लेन। अगर मान लो मैं इधर इस एक्सिस में थ्रो करूं ऐसे, और ये ऐसे आके गिरता, तो इसका प्लेन होता वाई जेड। समझ में आया क्या? यस सर।
सबको डायग्राम में इमेजिनेशन हो रहा है पाथ मोशन का। प्लेन प्लेन क्यों बोलते हैं इसको? क्योंकि दो एक्सिस में मोशन हो रहा है इसका, एक्स में भी वाई में भी। जैसे इसमें देखो ये प्लेन ऑफ द मोशन है, ये वाला ब्लू का, ये रेड वाले का प्लेन ऑफ द मोशन ये है। सर फिर से समझाओ ना, नहीं समझ जैसे रहा। कभी आप ऐसे हाँ सर नहीं समझा। कभी ऐसे थ्रो करते तो ये प्लेन बन जाएगा। समझ में आया? सर फिर से समझाओ ना, Yes, थोड़ा sir. नहीं समझ रहा। इसमें समझने का कुछ है ही नहीं, देखो इसको डायग्राम बना लो बस, चाहे तो नहीं भी बनाओगे तो भी चलेगा। प्रोजेक्टाइल का पाथ कैसा होता है मैं बता रहा हूँ, और ये प्लेन क्या होता है मैं बता रहा हूँ। जैसे मैंने एक्स और वाई में फेंका, तो एक्स और वाई एक्सिस में इसका मोशन ऐसा होता है, ठीक है? अब ऐसा क्यों होता है वो समझेंगे। सर एक सवाल है, मोशन इन ए प्लेन, मोशन इन ए प्लेन क्यों बोलते हैं? क्योंकि दो एक्सिस में चलता है, हमेशा प्लेन किसी ना किसी दो एक्सिस में बनता है, सो इसलिए इसको मोशन इन ए प्लेन बोलते हैं। जैसे ये प्लेन ऑफ द मोशन इस प्लेन में चल रहा है, ठीक है? ब्लू वाला, ये रेड वाला सर दोनों बनाए क्या? सर दोनों बनाए। जैसे आपकी इच्छा हो। हाँ बोलो क्या सवाल है? हाँ सर, हमेशा हर एक मोशन में, प्रोजेक्टाइल मोशन में वाई एक्सिस का प्लेन हमेशा रहेगा ना, कभी भी वाई एक्सिस को नेग्लेक्ट नहीं कर सकता ना। अच्छा, वाई एक्सिस उसको हमने नाम दिया है वाई एक्सिस, उसको आप जे भी बोल सकते हो। समझ में आया क्या? हाँ, तो कहने का मतलब है हम हॉरिजॉन्टल के साथ किसी एंगल पर जब थ्रो करते हैं तो उसको बोलते हैं प्रोजेक्टाइल। अभी बताओ, लिखाता हूं इसकी डेफिनेशन। लिखो प्रोजेक्टाइल की डेफिनेशन लिखो। प्रोजेक्टाइल की डेफिनेशन लिखो। इफ एन ऑब्जेक्ट इज गिवन एन इनिशियल वेलोसिटी, if an object is given an initial velocity obliquely मतलब एंगल पर, if an object is given an initial velocity obliquely and then allowed to travel freely under gravity, and then allowed to travel freely under gravity, then the object is called projectile. And the motion is called projectile motion. रिपीट करो ना सर। अलाउड के बाद रिपीट करो। If an object is given an initial velocity obliquely and allowed to travel freely under gravity, then the object is called projectile. ट्रैवल के बाद क्या? Travel freely under gravity, then the object is called projectile and the motion is called projectile motion. ठीक है? अब देखो ये अपने along the horizontal direction अपने पॉइंट से जितनी दूर जाके गिरता है इसको बोलते हैं रेंज। क्या बोलते हैं? रेंज। और इसकी ये जो हाइट होती है इसको बोलते हैं मैक्सिमम हाइट। इसको क्या बोलते हैं? मैक्सिमम हाइट। अगर मैं इसको 2D में ड्रॉ करूं तो जैसे मैंने इस एक्सिस पर ये वर्टिकल एक्सिस, ये हॉरिजॉन्टल एक्सिस, मैंने इसको ऐसे थ्रो किया तो ऐसे गिरा है हमारा, तो यहां से यहां तक की डिस्टेंस को बोलते हैं रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल। जैसे हम कभी खेलने जाते हैं तो फ्रेंड्स के साथ ऐसे हम चेक करते थे कौन कितना दूर फेंकता है, तो वो उसकी रेंज होती है। तो यहां से फेंका, यहां गिरा, तो इसको क्या बोलते हैं? रेंज। ठीक है? और ये होती है इसकी मैक्सिमम हाइट। समझ में आया? यस सर। सर दूसरा क्या कहा आपने? क्या? मैक्सिमम हाइट, रेंज और मैक्सिमम हाइट।
बना लिया सबने डायग्राम? यस सर। हटा दो। यस सर। यस सर। सर इसमें हम एरोडायनेमिक्स नहीं लगाएंगे ना? क्यों, हम कोई ऑब्जेक्ट छोड़ना, एरोडायनेमिक्स तो जब हम किसी चीज को एयर में फ्लो करवाते हैं उस पे लगती है, ठीक है, जैसे एरोप्लेन है। सर ये तो जैसे कि ग्रेविटी के अंदर फ्री ही फॉल हो रहा है, तो फ्री फॉल है ग्रेविटी के। हाँ लेकिन सर अगर हम जैसे फ्रिस्बी फेंकते हैं हवा में तो वो ऐसा पाथ फॉलो नहीं करता, नहीं, वो अलग पाथ। हम उस पे स्टडी करेंगे ही ना, हम तो प्रोजेक्टाइल मोशन, सिर्फ ये वाला मोशन प्रोजेक्टाइल वाला है, ठीक है। रफ कर दो। ये जो ऑब्जेक्ट होता है जिसको हम ऑब्लिकली मतलब एट सम एंगल, इसको एंगल पे थ्रो करते हैं, ठीक है, ऐसे एंगल पे थ्रो किया एंड फिर हम इसको फ्रीली अलाउ करते हैं ट्रेवल अंडर ग्रेविटी। तो इस ऑब्जेक्ट को, ये जो ऑब्जेक्ट को थ्रो किया ना, इस ऑब्जेक्ट को बोलते हैं प्रोजेक्टाइल और इसके मोशन को बोलते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन। इसके मोशन को क्या बोलते हैं? प्रोजेक्टाइल मोशन, ठीक है। और इसको मोशन इन ए प्लेन भी बोलते हैं। और मुझे बताओ ये वन डायमेंशनल मोशन है या टू डायमेंशनल मोशन? टू डायमेंशनल। टू डायमेंशनल। पोजीशन x कोऑर्डिनेट में भी चेंज हो रही है और y में भी चेंज हो रही है, x में भी मूव कर रहा है और ये y में भी चल रहा है। समझ में आया क्या? यस सर। यस सर। अब बना लिया क्या? डन सर। डन। अब देखो, अब धीरे धीरे इसको सिंपलीफाई करेंगे। कैसे करेंगे? देखो सबसे पहले तो तुम्हें कुछ फॉर्मूले पता होना चाहिए। कौन कौन से? जैसे तो मुझे बोलते जाओ। अगर मैंने u ऑब्जेक्ट से ऊपर थ्रो किया, u की स्पीड से अगर ऊपर थ्रो किया तो इसकी मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला क्या होता है? बताओ जल्दी। u square by 2g। u square by 2 है ना? u square by 2g। और ये भी बताओ कितने टाइम में वापस आ जाता है? अंडर रूट का 2u by g। u by g ऊपर जाने का टाइम, u by g नीचे आने का तो 2u by g, ठीक है। ये सब फॉर्मूले याद होना चाहिए, तभी प्रोजेक्टाइल में मजा आएगा। अब ये तो ऊपर थ्रो करना है। अगर मैंने a साइड से नीचे ड्रॉप किया u = 0, तो एक तो ये कितनी स्पीड से नीचे टकरा रहा है ये बताओ मुझे। पता नहीं होगा तुम्हें, मुझे पता है। कितने से टकराएगा? √2gs से। और कितने टाइम में आ जाता है नीचे? √2h/g। √2h/g। ये फॉर्मूले याद होने चाहिए। तो प्रोजेक्टाइल पढ़ना वरना मत पढ़ना। मेरे बोल रहा हूं मैं, हमेशा जो भी पढ़ाया जाता है उसको हाथों हाथ एडॉप्ट करो। कुछ भी चीज आगे पुराने दिन आगे पर मत छोड़ो कि 2-3 दिन बाद में सीखूंगा। आज के आज सीखो हर चीज। सर एक बार वापस लिखो ना फॉर्मूला। क्या सर v का फॉर्मूला वापस लिखो ना एक बार। v = √2gh। क्यों तुम क्लास में नहीं थे? याद नहीं तुम्हें अभी तक? सर तभी मेरा नेट नहीं था। तो क्या वो मैंने वीडियो तो अपलोड किया ना? अब देखो इधर, चलो ठीक। ये ऑब्जेक्ट को मैंने मान लो u की स्पीड से थ्रो किया एट एंगल थीटा। ये हॉरिजॉन्टल एक्सिस से ग्राउंड पर और ये वर्टिकल एक्सिस से ग्राउंड पर, ठीक है। सो इसका अगर मैं कंपोनेंट लूं तो ये x एक्सिस, ये y एक्सिस। मुझे बताओ इसका पाथ, पहले तो इसका पाथ देख लो। इसका पाथ ऐसा होता है। अब ऐसा क्यों होता है? ये सीधे क्यों नहीं जाता? क्योंकि ग्रेविटी लग रही है ना। हाँ, क्योंकि हर जगह ग्रेविटी फोर्स कितना होता है? mg। इसका मास मान लो mg, तो हर जगह mg फोर्स लग रहा है। हर जगह इस पे क्या लग रहा है? mg फोर्स लग रहा है। तो वो फोर्स इसको वापस अर्थ की तरफ बुलाता है। वापस किधर बुलाता है? अर्थ की तरफ। सीधे नहीं जाने देता है। समझ में आया?
यस हमने जब ऊपर फेंकते थे ऑब्जेक्ट को तब भी तो ये लगता था, जैसे यहाँ का ऑब्जेक्ट तो mg नीचे लग रहा है, ये जा ऊपर रहा है लेकिन mg नीचे लग रहा है, तो ये किसी पॉइंट पर जाकर वापस यही गिरता था, किसी पॉइंट पर जाके वापस वहीं गिरता था। बट इस केस में दूर क्यों गिर रहा है, वहीं पे क्यों नहीं गिर रहा? ऐसा क्यों नहीं हो रहा कि पार्टिकल से फेंक रहा है? हाँ, ऐसा क्यों नहीं हो रहा पार्टिकल यहाँ सीधे जाके फिर वापस इसी पाथ पे घूम के यही आ जाए? ऐसा होता है क्या? आपने फोर्स के एंगल पे लग रहा है, वो पे आया फिर से, ऐसा होता है क्या? नो सर नहीं होता, क्योंकि ग्रेविटी ऐसे थोड़ा ना लग रहा है। हाँ ग्रेविटी ऐसे थोड़ा ना लग रहा है, mg ऐसे एंगल पे लग रहा है, तो ऐसे जाएगा तो ऐसे जाएगा, mg तो नीचे लग रहा है ना हमेशा, समझ में आया? तो जैसे पार्टिकल ऐसे जा रहा था, इसको mg लगा तो थोड़ा सा ऐसे घूम गया, ठीक है। अब अगर mg नहीं लगता तो सीधे चला जाता, बट mg लगा तो थोड़ा और घूम गया, फिर mg लगा तो थोड़ा और घूम गया, समझ में आया? तो mg इसको घुमाता है ऐसे। अब ये उसी जगह क्यों नहीं गिर रहा है? क्योंकि हमने जो स्पीड दी है इसको, हमने इसको जो स्पीड दी है उसका एक कंपोनेंट इधर भी है, u cos थीटा। इस वाले कंपोनेंट की वजह से पार्टिकल आगे जाके गिरता है। आपने इसको थ्रो किया ना, तो आपने कुछ इसको इधर भी वेलोसिटी दी है। अगर आप ऊपर थ्रो करते तो ना तो इधर वेलोसिटी मिली ना इधर, तो यही ऊपर जाके यही आता। बट आपने ऐसे थ्रो किया तो कुछ कंपोनेंट इधर भी मिला वेलोसिटी का, तो उस कंपोनेंट की वजह से वो आगे जाएगा कि नहीं जाएगा? यस सर और यहाँ पे मास पे डिपेंडेंसी क्यों आ रही है? ये तो मैंने फोर्स लिखा है, एक्सीलरेशन थोड़ा ना लिखा है। ओके हाँ तो फोर्स से एक्सीलरेशन थोड़ा ना है, वो एक्सीलरेशन तो फिर से g हो जाएगा। समझा फोर्स पर यूनिट मास, ठीक है। वो तो मैंने बताया कि फोर्स लग रहा है इसलिए पार्टिकल घूम रहा है, समझ में आया कि पार्टिकल पाथ क्यों घूम जाता है प्रोजेक्टाइल का? बिकॉज ऑफ mg, बिकॉज ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स। अब मुझे बताओ फोर्स कौन सी डायरेक्शन में? अर्थ y में। हाँ y। फोर्स कौन सी डायरेक्शन में? y। तो देखो इधर माइनस j कैप। अगर मैंने u की स्पीड से थ्रो किया, चलो एक एग्जांपल लेता हूं, एक एग्जांपल समझाता हूं। जैसे मान लो मैंने 50 मीटर पर सेकंड से थ्रो किया एट एंगल 37 डिग्री। कितने डिग्री पे थ्रो किया? 37 डिग्री पे। तो अगर मैं इसके कंपोनेंट ले लूं तो ये कंपोनेंट आएगा 50 cos 37, cos 37 होता है 4/5, तो ये आएगा 40। ये जैसे मुझे कंपोनेंट लेना आता है वैसे आपको भी जल्दी से लेना आना चाहिए। ये वाला कंपोनेंट आएगा 30, समझ में आया? 50 sin 37। अब देखो प्रोजेक्टाइल मोशन को सोल्व करने का एक तरीका क्या है, सबसे बढ़िया तरीका बताता हूं इसका। क्योंकि ये मोशन दो एक्सिस में हो रहा है, एक्स में भी और वाई में भी। ये दो एक्सिस में हो रहा है ना, क्योंकि ये एक्स में भी और वाई में भी, तो दोनों को अलग अलग ट्रीट करो। मुझे बताओ हमने इक्वेशंस ऑफ मोशन पढ़ी थी, वो कब यूज करते हैं? जब यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन कांस्टेंट हो, जब एक्सेलरेशन कांस्टेंट हो। तो एक्सेलरेशन तो यहाँ पर भी, एक्सेलरेशन तो यहाँ पर भी माइनस जी यूनिफॉर्म ही है, तो यहाँ पर हमें इक्वेशंस ऑफ मोशन लगा सकते हैं क्या? यस सर लगा सकते हैं। एक्चुअल में सिर्फ ये कंडीशन नहीं होती, एक और होती है कि मोशन 1D होना चाहिए। मोशन कैसे होना चाहिए? 1 डायमेंशन। ये तो 2 डायमेंशन। अब बताओ यहाँ पे इक्वेशंस ऑफ मोशन लगा सकते हैं क्या? नहीं। नो सर, नहीं लगा, क्योंकि ये 2 डायमेंशनल मोशन है। बट अगर मैं इसके मोशन को दो अलग अलग एक्सिस में ट्रीट करूं, ब्रेक कर देंगे फिर। अगर मैं इसके मोशन को दो अलग एक्सिस में ट्रीट करूं, मोशन इन एक्स एक्सिस, मोशन इन वाई एक्सिस, तो फिर शायद मैं लगा सकता हूं। वो हम देखेंगे कैसे लगाते हैं। अब एक चीज मुझे बताओ कि फोर्स कौन सी डायरेक्शन में लग रहा है, एक्स में या वाई में? वाई में लग रहा है। वाई में लग रहा है।
एक्चुअली लग दोनों में रहा है लेकिन डायरेक्शन y है। दोनों में कैसे लग रहा है? ओनली y में लग रहा है फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स कैसे लग रहा है? जैसे इसका पाथ ऐसा होगा तो फोर्स तो हमेशा y में लग रहा है ना, x में तो लग ही नहीं रहा है। फोर्स किस में लग रहा है? y में। तो एक्सेलरेशन भी y में आएगा, g डाउनवर्ड्स। एक्सेलरेशन इज इन y एक्सिस ओनली। फोर्स ओनली y एक्सिस में, तो एक्सेलरेशन भी किस में आएगा? y में। तो इस ऑब्जेक्ट का x कंपोनेंट चेंज होगा कि नहीं होगा? नहीं होना चाहिए। हम जब भी प्रोजेक्टाइल थ्रो करते हैं तो उसका x कंपोनेंट में चेंज आएगा कि नहीं आएगा? नहीं आना नहीं, x कंपोनेंट में तो कोई फोर्स ही नहीं लग रहा। समझ में आया? यस सर। ये जो फोर्स लग रहा है ये ओनली y में लग रहा है। फोर्स का x कंपोनेंट 0 है, तो x एक्सेलरेशन भी 0 होगा फोर्स x एक्सिस में, क्योंकि एक्सेलरेशन होता है फोर्स अपॉन मास। तो x एक्सिस के अलोंग कोई एक्सेलरेशन नहीं है। एक्सेलरेशन नहीं तो इसकी वेलोसिटी कांस्टेंट ही रहेगी। रहेगी कि नहीं रहेगी? यस सर। और y एक्सिस में मुझे पता है कि y एक्सिस में जैसे मैंने 30 से फेंका, 30 से तो 1 सेकंड बाद 20 हो जाती है, 2 सेकंड बाद 10 हो जाती है, 3 सेकंड बाद 0 हो जाती है। होती है कि नहीं होती? यस सर। तो ये कांसेप्ट हम याद रखना कि x एक्सिस में तो वेलोसिटी कांस्टेंट है, x एक्सिस में तो वेलोसिटी कांस्टेंट है, और y एक्सिस में एवरी सेकंड 10 से कम होती है। y एक्सिस में एवरी सेकंड, क्योंकि y एक्सिस में एक्सेलरेशन है -10। ये कांसेप्ट समझ में आया? यस सर। जब भी हम प्रोजेक्टाइल थ्रो करते हैं तो x कंपोनेंट में ग्रेविटी नहीं लगती है, y में लगती है ओनली। तो x में तो कोई फोर्स ही नहीं लग रहा है जब वो चल रहा है। जैसे पार्टिकल यहां से यहां तक आया तो हवा में x एक्सिस में कोई फोर्स लगा के? नो सर। एयर को हमने नेगलेक्ट कर दिया, एयर के फोर्स को, एयर रेजिस्टेंस को नेगलेक्ट कर दिया। तो x एक्सिस में कोई फोर्स नहीं लग रहा, ओनली y में लग रहा है। तो ये वाला तो कांस्टेंट रहेगा कंपोनेंट। रहेगा कि नहीं रहेगा? रहेगा। यस सर। 50 के हमने दो कंपोनेंट लिए, एक लिया हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी ऑलवेज रिमेंस कांस्टेंट, ये याद रखना है। और वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ द वेलोसिटी चेंजेस विद टाइम। क्यों? क्योंकि उस पे ए नेगेटिव लग रहा है, जी लग रहा है। पर इस पर इसको ऐसे समझो, मैंने 30 से ऊपर फेंका तो ये तो चेंज होगी। समझ में आया? यस सर। अब जैसे मैंने आपसे पूछा 1 सेकंड बाद इसकी वेलोसिटी बताओ। अभी t = 0 पर तो वेलोसिटी कितनी है? इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं ना, t = 0 पर वेलोसिटी है। 50 को मैंने कंपोनेंट लिया तो क्या लिख सकता हूं? 40i के प्लस 30j के, ऐसे लिख सकता हूं ना? यस सर। इसका x में 40 है तो y 30। अब t = 1 पर बताओ तो क्या ऐसे लिख सकता हूं? x वाला तो 40 रहेगा, 40i के, और y वाला 20 हो जाएगा। एक 10 मीटर पर सेकंड से कम हो जाएगी। समझ में आया? यस सर। t पर बताओ, x वाला तो 40 रहेगा, 10 j कैप और y वाला कंपोनेंट 10 हो जाएगा। t = 3 पर बताओ, 40 i कैप ही रहेगा। 40 i कैप, और ये तो 0 हो जाएगा, 10 से कम कर देंगे तो 0। मतलब वेलोसिटी t = 3 पे ओनली x एक्सिस में, मतलब तब तक पार्टिकल टॉपमोस्ट पॉइंट पे आ गया। इधर देखो, जैसे इसको 50 पे फेंका तो t = 1 पर मान लो यहां था, t = 1 पर यहां था, तो इसकी ये वाली वेलोसिटी तो 40 रहेगी हमेशा, ये वाली वेलोसिटी 30 से 20 होगी। क्यों? क्योंकि ऊपर वाली वेलोसिटी 10 से कम होती है हर बार। समझ में आया? यस सर। यस सर। ये t = 1 पर। अब देखो ये t = 2 पर, ये वाली वेलोसिटी तो 40 रहेगी क्योंकि x में वेलोसिटी चेंज नहीं होती, ये वाली वेलोसिटी 10 हो जाएगी। 10। समझ में आया? यस सर। अब t = 3 पर वो टॉपमोस्ट पॉइंट पर आ गया, तो ये वाली वेलोसिटी 40, ये वाली तो चेंज होगी नहीं, और वर्टिकल वाली 0 होगी। वर्टिकल वाली 0 होगी।
समझ में आया? अब यस सर। और देखो आगे, और आगे चलते हैं। मुझे बताओ t = 3 का कितना, t = 4 पर बताओ वेलोसिटी क्या हो जाएगी? -10 JK। -10 क्या JK। है? -10 JK। 10 से और कम हो जाएगी, 0 यहाँ पर 0 JK था, 0 में 10 और कम करो तो -10 JK हो जाएगी। होगी कि नहीं होगी? मतलब Yes sir. कि t = 5 पर इसकी ये वाली वेलोसिटी तो 40 रहेगी, ये वाली वेलोसिटी नीचे 10 हो जाएगी, मतलब इसको -10 बोलेंगे। समझ में आया? हाँ यस सर। सर। Yes sir. यस सर। अब ये था t = 4 पर, ये हो गया t = 5 पर। तुम थोड़ा बड़ा बना लेना डायग्राम। अब बात करते हैं t = कितना हो गया? 6 पर। तो ये t = 3 था, ये t = 3 था ना, यहाँ पे टॉपमोस्ट ये t = 4। अब t = 5 पर, अब एवरी सेकंड स्पीड तो 10 से बढ़ती है। यस सर। नीचे की तरफ, तो यहाँ पर ये तो 40 रहेगा और ये -20 -20. वेलोसिटी क्या लिखा? t = 5 पर 40 आई के -20 JK। समझ में आया? यस सर। Yes sir. इस पर ये यहाँ आ जाएगा फिर से, तो इसकी ये वाली वेलोसिटी तो 40 रहेगी और ये वाली वेलोसिटी -30 हो जाएगी। समझ में आया? यस सर। Yes sir. t = 6 पर इसकी वेलोसिटी क्या होगी? 40 आई के -30 JK। और जब फेंका था तब क्या? 40 आई के +30 JK। तो अब इसको अगर मैं दो पार्ट में तुम्हें दिखाऊं, दो पार्ट में इसका मोशन, तो वर्टिकल वाला पार्ट देखो, अगर मैंने 50 से थ्रो किया तो इसका वर्टिकल कंपोनेंट 30 आया। वर्टिकल कंपोनेंट क्या आया? 30। अगर मैं तुमसे पूछूं कि अगर मैं किसी ऑब्जेक्ट को 30 से ऊपर फेंकूं तो वो गिरेगा तो यहीं पर, बट कितने टाइम बाद गिरेगा? 6 seconds. 6 सेकंड। हां, तो देखो इसका टाइम भी 6 सेकंड ही आया। ग्राउंड पे कितनी देर बाद गिरा है? 6 सेकंड्स। 6 सेकंड। तो मुझे टाइम बताना है कितनी टाइम में गिरेगा, तो मुझे वेलोसिटी 50 से मतलब है या 30 से मतलब है? 30। कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी से मुझे पता लग जाएगा कि कितने टाइम में गिरेगा। तो जो टाइम ऑफ फ्लाइट का जो फॉर्मूला हमने देखा था 2u/g होता है, वो यहाँ पर मैं लिख दूं 2u/g, ऐसे लिख दूं क्या? Yes sir. u है। हेलो u सर। हाँ सर मेरा नेटवर्क स्पीड बहुत स्लो है और आपकी आवाज भी कट के आ रही है और स्क्रीन भी लैग हो रहा है। एक काम करो बेटा, जाओ तो अभी लेफ्ट कर जाओ, मैं जब अपलोड करूंगा उसको देख लेना, ठीक है? ओके सर। सुन लिया? तो इसकी जगह में फॉर्मूला लिख सकता हूं क्या? 2u, क्योंकि यहाँ पे u तो 50 है, इस केस में u तो क्या हो जाएगा? एंगल पर, तो u का कंपोनेंट जो वर्टिकल वाला उसको बोलेंगे uy, उसको क्या बोलेंगे? uy। समझ में आया? तो देखो मैंने 50 से थ्रो किया, तो यहाँ पे टाइम ऑफ फ्लाइट में 50 पुट करूंगा इस फॉर्मूले में या फिर 30 पुट करूंगा? 30। तो इसको बोलते हैं uy, इस कंपोनेंट को बोलते हैं uy और इस x कंपोनेंट को बोलते हैं ux। ux हमेशा सेम रहता है। तो इस क्वेश्चन में मुझे टाइम ऑफ फ्लाइट निकालना है, तो मैं क्या करूंगा? इसका वर्टिकल कंपोनेंट निकाल लूंगा और चाहे यही फॉर्मूला सेम फॉर्मूला, टाइम ऑफ फ्लाइट आ जाएगा 6 सेकंड। आया कि नहीं आया? यस सर। क्योंकि इसका टाइम ऑफ फ्लाइट तो डिपेंड करता है कि ऊपर का कंपोनेंट कितना है। अगर मान लो ऊपर का कंपोनेंट ज्यादा है तो ज्यादा देर में वापस आएगी। मान लो प्रोजेक्टाइल को ऐसे की जगह ऐसे थ्रो करते हैं ऊपर उतनी स्पीड से, तो टाइम बढ़ जाएगा ना? यस सर। हां, रेंज कम हो जाएगी, टाइम बढ़ जाएगा। समझ में आया?
Yes, तो sir. टाइम Yes, sir. टाइम पे वापस ग्राउंड पे आएगा, वो कौन से कंपोनेंट पे डिपेंड करता है? Y component. Y. Y component. है ना? अब 6 सेकंड में ये वापस आ गया, ऊपर थ्रो किया तो ये भी 6 सेकंड में यहाँ गिर गया। अब ये वहीं गिरा और ये आगे गिरा, इसका रीजन क्या है? क्योंकि इसको हमने 30 से ऊपर थ्रो किया था और इसको हमने 50 से आगे थ्रो किया, तो ऐसे थ्रो किया कि इसका ऊपर वाला कंपोनेंट तो 30 आया। समझ में तो आया? इसमें थीटा डिपेंड कर रहा है ना, क्या एंगल पे डिपेंड कर रहा है इसके लिए। एंगल पे डिपेंड कर रहा है, मैं एंगल चेंज कर दूंगा, सारे आंसर चेंज हो जाएंगे। 37 Yes, sir. डिग्री है ना? अब मुझे बताओ, अगर मुझे Yes, रेंज sir. निकालनी है, ये इसकी रेंज निकालनी है, तो कौन से कंपोनेंट पे डिपेंड करेगा, ऊपर वाले या एक्स वाले? X वाले। X वाले. X वाले. तो ये कंपोनेंट तो फिक्स है ना? हाँ 40 फिक्स है। ये तो चेंज हो ही नहीं सकता क्योंकि एक्स में कोई फोर्स ही नहीं लग रहा। तो अगर 6 सेकंड तक बॉल आगे गई है, 6 सेकंड बाद ग्राउंड पे गिरी है, तो 6 सेकंड ये एवरी सेकंड 40 मीटर आगे बढ़ रही है। एक्स कंपोनेंट मतलब एवरी सेकंड 40 मीटर आगे बढ़ रही है। समझ में आया क्या? हाँ Yes, सर। sir. Yes. तो 6 सेकंड में कितनी दूर गिरेगी? 240 मीटर्स। 240 meters. तो रेंज का फॉर्मूला क्या है? रेंज का फॉर्मूला कौन से कंपोनेंट पे डिपेंड करता है? एक्स वाले पे। तो ux t, तो ये हो जाएगा ux t की जगह क्या लिखूंगा? 2uy/g। हालांकि ये फॉर्मूला मैं फिर से नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा, अभी तो मैंने एक सिंपल सा एग्जांपल में तुम्हें पूरा प्रोजेक्टाइल समझा दिया। ये फिर से पढ़ेंगे हम, टेंशन मत लो। बट एग्जांपल से जितना अच्छे से समझ में आता है वो थ्योरी में समझ में नहीं आएगा। समझ में आया क्या? Yes, sir. हाँ सर। Yes, sir. ठीक है, इसलिए मैंने एग्जांपल में तुमसे सब कैलकुलेट करवा दिया। तुमसे और क्या चाहिए? मैंने हर सेकंड पे वेलोसिटी पूछवा ली। बताई कि नहीं बताई तुमने? हर सेकंड पे वेलोसिटी प्रोजेक्टाइल की बताइए सर। बताइए. तो मैं तुमसे पूछूं प्रोजेक्टाइल की किसी भी सेकंड पे वेलोसिटी बता सकते हो क्या? बता हाँ। सकते हो. बड़ा काम है, बता सकते हो। याद रखना x कंपोनेंट उतना ही रहेगा, y कंपोनेंट में हमें पहले से आता है एवरी सेकंड 10 से कम करते जाओ। समझा सर। समझ में आया? समझा। Yes, sir. अब क्या बाकी है कि किसी भी टाइम पे हाइट बताओ, किसी भी टाइम पर एंगल बताओ, ये सब हम देखेंगे नेक्स्ट क्लास में। अभी बेसिक बेसिक ये फिर से पढ़ाऊंगा, ठीक है? मतलब एग्जांपल से नहीं, अब थ्योरेटिकली बताओ। एग्जांपल तो तुम फिर से देखना वीडियो में, अगर जिसको क्लीन नहीं दिखा तो फिर से देखना, मैं अपलोड कर दूंगा। ये समझ के आना एक बार, सब लोग एक बार देख के आना ताकि नेक्स्ट क्लास में दिक्कत ना आए, ठीक है? Yes, sir. यस सर। हाँ सर। Yes, थैंक sir. यू सर। मैंने क्या क्या बोला यहाँ पर, हर चीज ये क्या बनाया मैंने सब देखना एक बार, ये फॉर्मूले वगैरह एक बार और देख लेना कैसे आए, ठीक है? सो कुल अब नेक्स्ट क्लास में आते ही क्या बोलूंगा, नेक्स्ट क्लास में आते ही मैं बोलूंगा कि हम इसको दो पार्ट में डिवाइड कर दो। प्रोजेक्टाइल मोशन इज 2 डायमेंशनल मोशन, तो इसको दो पार्ट में डिवाइड कर दो, दोनों 1 डायमेंशनल मोशन। ये भी, ये x वाला भी 1 डायमेंशनल मोशन, y वाला भी 1 डायमेंशनल मोशन। अब 1 डायमेंशनल मोशन में तो इक्वेशंस ऑफ मोशन लगा सकते हैं ना? हाँ। Yes, sir. Yes. हाँ सर। Yes, sir. ये तो आए फॉर्मूले सभी। तो देखो मैंने सिर्फ y में लगाया है, uy मतलब y। समझ में आया? हाँ सर। दोनों Yes, x sir. इक्वेशंस ऑफ मोशन नहीं लगा सकते, बट x और y अलग-अलग पढ़ोगे तो लगा सकते। ओके सर। ओके चलो मिलते हैं Okay, नेक्स्ट sir. क्लास। बाय सर। Bye, ओके sir. सर, बाय सर, Yes, sir. Thank you, sir. और Bye, sir. Bye, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. सर, थैंक यू सर।